हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है सममिति। उसके बाद क्लास 7 में हम लोग समझेंगे क्रय व विक्रय मूल्य, लाभ, हानि और छूट को। और क्लास 8 में पढ़ाई करेंगे सामान्य चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में। फिर हम भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियाँ सीरीज के अंतर्गत देखेंगे एक प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है सीमा का वंश वृक्ष। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि जसौली पट्टी पहुंचने से पहले ही मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को नोटिस दे दिया और उन्हें तुरंत मोतिहारी छोड़ने के लिए कहा गया, पर गांधी जी ने मना कर दिया और आदेश उल्लंघन के कारण अब गांधी जी को कोर्ट में जाना पड़ा। गांधी जी से कोर्ट में पूछा, आपका कोई वकील है? और गांधी जी ने उत्तर दिया, नहीं। सरकारी वकील ने मुकदमा पढ़कर सुनाया। गांधी जी को 16 अप्रैल को चंपारण छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ, इसलिए उन पर 144 धारा के तहत मुकदमा किया गया है। गांधी जी ने कहा, गवाह खड़ा करने की जरूरत नहीं है, मुझे नोटिस मिला था, उसे मानने से इनकार कर दिया। अगर आप अनुमति देंगे तो जो मैं लिख कर लाया हूँ वह पढ़कर सुनाता हूँ। गांधी जी ने लिखित जवाब पढ़कर सुनाया। नील की खेती कराने वाले चंपारण के किसानों मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। शोषण अत्याचार सहने वाले की मदद करने मैं यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ आने से पहले किसी भी प्रकार का आंदोलन, शांति भंग या किसी की जान जाएगी ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। मेरी इच्छा केवल असल बात जानने की है। ऐसी परिस्थिति में एक मार्ग चुनना होगा। वह मार्ग यह है कि मैंने जो करने का निश्चय किया है उसे करूं। मैंने अंतःकरण की आवाज सुनकर चंपारण के किसानों के दुख तकलीफ जानने के लिए कानून तोड़ा है। निवेदन सुनते ही सभी लोग स्तब्ध हो गए। मजिस्ट्रेट भी देखते रह गए। वे बोले, आपने निवेदन तो पढ़ा, लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि आपने गलती की है या नहीं की। और गांधी जी बोले, मुझे जो कहना था कह दिया। मजिस्ट्रेट ने फिर कहा, इसके लिए साक्ष्य लेना होगा और बहस भी सुननी होगी। उन्होंने तुरंत कहा, अगर ऐसा है तो लीजिए, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने कानून तोड़ा है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं थोड़ी देर में आदेश दूंगा, आप जमानत देकर जा सकते हैं। और गांधी जी ने कहा, मेरी जमानत देने वाला कोई नहीं है और मैं जमानत नहीं लूंगा। मजिस्ट्रेट के सामने बहुत कठिन परिस्थिति उपस्थित हो गई। मजिस्ट्रेट ने कहा, जमानतदार नहीं ला सकते हैं तो व्यक्तिगत जमानत दे। और गांधी जी का उत्तर था, मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं 3 बजे आदेश दूंगा, उस समय आप उपस्थित रहें। जब 3 बजे का समय आया तो मजिस्ट्रेट ने संदेश भेजा कि वे आज आदेश नहीं देंगे, 5-6 दिनों के बाद आदेश देंगे। और फिर दोपहर में राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मजरूल हक, पोलक आदि सब गांधी जी के निवास पर पहुंचे और उन लोगों को देखकर गांधी जी काफी प्रसन्न हुए।
आज के लिए इतना ही। अगली बार हम ये देखेंगे कि गांधी जी पर चल रहा मुकदमा किस तरह खत्म हुआ और गांधी जी ने चंपारण में अपने काम को किस तरह शुरू किया। आज हम सीखेंगे सम्मिति। तितली के इस चित्र को देखिए। क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या खास बात है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम इस चित्र को दो भागों में इस प्रकार बांट सकते हैं कि दायां आधा भाग और बायां आधा भाग पूर्णतया मिलता जुलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आकृति बराबर संतुलित यानी बैलेंस्ड अनुपात यानी प्रोपोर्शन में है। अनुपात एवं संतुलन से इसका आकार आंखों को लुभावना लगता है। ऐसी आकृति जो बराबर संतुलित अनुपात में हो एक सममित आकृति यानी सिमेट्रिक फिगर कहलाती है। साधारणतः अगर हम किसी आकार को मोड़कर इसके दो भाग बना सकते हैं जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले यानी कि एक दूसरे के प्रतिबिंब हो, तो हम कहते हैं कि वह आकार सममित है। हमारे दैनिक जीवन में हम कई सारी सममित आकृतियां देखते हैं। जैसे इस फूल को देखिए, इसके हम अलग अलग प्रकार से दो भाग बना सकते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यह एक सममित आकृति है। इसी प्रकार प्रकृति में मछली, कछुआ, गाय और कई दूसरे प्राणियों की आकृतियां सममित है। अक्सर वस्तुएं बनाने में भी सममिति का ध्यान रखा जाता है, जैसे विमान, घर और कई सारी वस्तुएं। कई इमारतें जैसे आगरा का ताजमहल और हैदराबाद का चार मीनार अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल और चार मीनार सममिति के उपयुक्त उदाहरण हैं। इंटरनेट पर इनके चित्र जरूर देखिए। अब इस आकार को देखिए। क्या यह आकार सममित है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह एक सममित आकार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम किसी भी प्रकार से इसे दो भागों में मोड़ नहीं सकते जिससे कि हमें दो ऐसे भाग प्राप्त हो जो एक दूसरे से हूबहू मेल खाते हो। अब चलिए एक मजेदार गतिविधि करें। सबसे पहले एक आयताकार कागज ले। इसे चौड़ाई की ओर मध्य से मोड़कर इसके दो बराबर भाग कर लेंगे। अब स्याही की कुछ बूंदे या रंग की कुछ बूंदे आधे भाग पर डालिए और दोनों आधे भागों को एक दूसरे पर दबाइए। कागज को खोलने पर आपको सममित आकृति प्राप्त होगी। बनने वाला आकार प्रकृति में दिखाई देने वाले या कल्पना की जाने वाले कौन से आकार के जैसा दिखता है, यह जानने की खुद से कोशिश कीजिए। चलिए एक और मजेदार गतिविधि करें। यहाँ भी हम एक आयताकार कागज लेंगे और उसके दो बराबर भाग कर लेंगे। अब हम एक भाग पर स्याही से भरा धागा रखेंगे, फिर हम दूसरे भाग को पहले भाग पर रखेंगे और इसे दबाएंगे। फिर हम कागज को खोलकर धागा हटा लेंगे। अगर अब आप दोनों भागों में बने स्याही का निशान देखोगे तो आपको ज्ञात होगा कि पहले भाग में बनी आकृति दूसरे भाग में बनी आकृति से सममित है। इन मजेदार गतिविधियों को स्वयं करके सममिति की समझ और अच्छे से बनाएं। तो आज हमने सीखा सममिति। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। नीचे दी आकृतियों को देखकर ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी आकृतियां सममित है एवं कौन सी आकृतियां सममित नहीं हैं। कोई आकृति सममित है या नहीं, यह पहचानने के लिए हम देखते हैं कि क्या आकृति को आधे से मोड़ने पर उसका बायां आधा भाग तथा दायां आधा भाग एक दूसरे से पूर्णतया मिलता जुलता है या नहीं, यानी कि दोनों आधे भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब है या नहीं। पहली आकृति के हम इस प्रकार से दो भाग बना सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दायां भाग और बायां भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब है, यानी वे एक दूसरे से हूबहू मिलते हैं, इसलिए यह एक सममित आकृति है। इसी प्रकार अगर हम दूसरी आकृति की बात करें तो यहाँ किसी भी प्रकार से हम इस आकृति के दो ऐसे भाग नहीं बना सकते जिससे कि दोनों भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब हो, यानी कि वे एक दूसरे से हूबहू मिलते हो, इसलिए दूसरी आकृति सममित आकृति नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आकृति 1 की तरह ही आकृति 3, आकृति 5, आकृति 6 और आकृति 8 भी सममित आकृतियां हैं और आकृति 2 की तरह ही आकृति 4 और आकृति 7 सममित आकृतियां नहीं हैं।
अगला उदाहरण, किसी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाएं और बायां भाग प्रतिबिंब में दाएं दिखाई देता है। क्या वस्तु और उसका प्रतिबिंब सम्मित है? दर्पण में वस्तु का दायां भाग बाएं और बायां भाग दाएं दिखाई देता है। इसी को हम पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। यह बात जरूर है कि वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाएं और बायां भाग प्रतिबिंब में दाएं दिखाई देता है, लेकिन वस्तु और उसका प्रतिबिंब एक दूसरे से हूबहू मिलते हैं, इसलिए वे एक दूसरे से सम्मित भी होते हैं। इसलिए वस्तु और उसका प्रतिबिंब सम्मित है। अगला उदाहरण, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति को पूरा कर सम्मित आकृति बनाइए। सम्मित आकृतियों के दो भाग किए जा सकते हैं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। चलिए इसी समझ से दी आकृतियों को पूरा करें। पहली आकृति बाईं ओर एक अर्धवृत्त है। हम इसका प्रतिबिंब दाएं भाग में बनाएंगे। ध्यान रहे, प्रतिबिंब बनाते समय हमें ध्यान रखना आवश्यक है कि यह आकार संतुलित अनुपात में बनाया जाए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ एक छोटा वृत्त भी है। चलिए इसका प्रतिबिंब भी बना ले। फिर हम इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा का प्रतिबिंब बनाएंगे। इससे अब यह आकृति पूरी हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक सम्मित आकृति है। अब दूसरी आकृति की बात करते हैं। हमें ऊपर का भाग दिया है और नीचे का भाग ज्ञात करना है। मान लीजिए ऊपर का भाग भूमि पर है और हम पानी में इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो सोचिए यह आकृति कैसी दिखाई देगी? सोचिए। बिल्कुल सही, यह इस प्रकार दिखाई देगी। इस तरह हम दूसरी आकृति को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम तीसरी आकृति को पूरा करते हैं तो हमें एक तीर का आकार प्राप्त होगा। यह भी सम्मित आकृति है। तो आज हमने देखे सम्मिति के उदाहरण। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित आकृतियों में सम्मित यानी सिमेट्रिकल आकृति ज्ञात कीजिए। बच्चों को सम्मिति की सही समझ नहीं हो पाती। वे यह समझ नहीं पाते कि सम्मित आकृति के दो ऐसे भाग किए जा सकते हैं कि वे एक दूसरे को पूर्णतया मिलते हैं। बिंदुकित रेखा को एक दर्पण रेखा समझकर वे यह नहीं देखते कि आकृति का दर्पण में पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन ठीक प्रकार से दर्शाया गया है या नहीं। ऑप्शन 2 में दोनों तरफ एक जैसे आकार दिए हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि यह सम्मित आकृति है, लेकिन यह एक गलत समझ है क्योंकि यहाँ आकृति का पार्श्व व्युत्क्रमण स्पष्ट नहीं हो रहा, इसलिए यह सम्मित आकृति नहीं है, यानी कि ऑप्शन 2 गलत जवाब है। कुछ बच्चे सम्मिति की अवधारणा को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते। वे ऑप्शन 3 में देखकर यह सोच लेते हैं कि दोनों भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन है, इसलिए वे ऑप्शन 3 का चयन करते हैं। लेकिन यह भी गलत जवाब है क्योंकि यहाँ भी पार्श्व व्युत्क्रमण ठीक प्रकार से नहीं दर्शाया गया है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो यहाँ बायां और दायां भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब है, यानी कि यहाँ आकृति का दायां भाग प्रतिबिंब में बाएं और आकृति का बायां भाग प्रतिबिंब में दाएं दिखाई दे रहा है, यानी कि आकृति का बिंदुकित रेखा के एक तरफ का भाग दूसरे तरफ के भाग से हूबहू मिलता है। इसलिए ऑप्शन 1 में दर्शाई आकृति एक सम्मित आकृति है। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 है। मिथ्या धारणा 2, राहुल और मीना नीचे दिए चित्र पर चर्चा कर रहे थे। राहुल कह रहा था कि यह चित्र सम्मित नहीं है, जबकि मीना का मानना था कि यह चित्र सम्मित है। ज्ञात कीजिए दोनों में किसे सम्मिति की सही समझ है। कुछ बच्चे कोई आकृति सम्मित है या नहीं यह पहचानने के लिए सिर्फ यह देखते हैं कि क्या उस आकृति के ऊर्ध्वाधर दिशा में दो ऐसे भाग बनाए जा सकते हैं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब है या नहीं। जैसे यहाँ राहुल ने देखा कि आकृति के ऊर्ध्वाधर दिशा में दो भाग बनाने पर यह ज्ञात होता है कि वे एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए राहुल ने समझा कि दिया चित्र सम्मित नहीं है, लेकिन यह गलत समझ है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि अगर आकृति के किसी भी प्रकार दो भाग बनाए जा सकते हैं जिससे कि वे एक दूसरे के प्रतिबिंब बने,
तो वह आकृति सममित आकृति होती है। जैसे यहाँ इस आकृति के इस दिशा में दो भाग बनाए जाए तो हमें दो ऐसे भाग प्राप्त होंगे जो एक दूसरे के प्रतिबिंब है, इसलिए यह एक सममित आकृति है। इसलिए मीना की समझ सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी सममिति से संबंधित मिथ्या धारणाएं। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। आज हम सीखेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि एवं छूट। खरीदारी करना हम सभी को पसंद है। हम चॉकलेट, बिस्कुट के पैकेट, कपड़े जैसी छोटी वस्तुओं से लेकर फ्रिज, गाड़ी, घर जैसी बड़ी बड़ी वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। किसी भी प्रकार की खरीदारी में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जैसे कुछ अवधारणाएं महत्वपूर्ण होती है। आइए इन्हें समझे। एक दुकानदार टेलीविजन बनाने वाली कंपनी से 8,000 रुपए में एक टेलीविजन खरीदता है। यह दुकानदार ने टेलीविजन 8,000 रुपए में खरीदा है। जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे यहाँ 8,000 रुपए दुकानदार के लिए क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को हम संक्षेप में इस प्रकार लिखते हैं। दुकानदार टेलीविजन लाकर अपने दुकान में बेचने के लिए रख देता है। अब मान लीजिए दुकानदार यह टेलीविजन किसी ग्राहक को 8,500 रुपए में बेचता है। यहाँ दुकानदार ने टेलीविजन 8,500 रुपए में बेचा है। जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाती है हम उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं। यह दुकानदार के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य है 8,500 रुपए। विक्रय मूल्य को हम संक्षेप में इस प्रकार लिखते हैं। जरा सोचिए, ग्राहक के लिए 8,500 रुपए क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य? सोचिए। सही सोचा। चूँकि ग्राहक ने टेलीविजन 8,500 रुपए में खरीदा है, इसलिए ग्राहक के लिए 8,500 रुपए क्रय मूल्य है। अब आइए जाने लाभ यानी प्रॉफिट और हानि यानी लॉस क्या है। दुकानदार ने टेलीविजन 8,000 रुपए में खरीदा और इसे 8,500 रुपए में बेचा, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है। ऐसी स्थिति में दुकानदार को उसके द्वारा खरीदे गए मूल्य से 500 रुपए ज्यादा मूल्य प्राप्त हुआ है। हम कहते हैं कि दुकानदार को 500 रुपए का लाभ हुआ है। इस तरह से जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। मान लीजिए दुकानदार को 8,000 रुपए में खरीदा हुआ टेलीविजन किसी कारण से 7,500 रुपए में बेचना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में दुकानदार को लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि यह विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है। ऐसी स्थिति में दुकानदार को 500 रुपए की हानि होगी। इस तरह से जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो
तो ऐसी स्थिति में हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होती है। जरा सोचिए, अगर दुकानदार 8,000 रुपए में खरीदा हुआ टेलीविजन 8,000 रुपए में ही बेचता है तो उसे लाभ होता है या हानि? सोचिए सोचिए। सही सोचा। चूंकि यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, इसलिए ना तो उसे लाभ होगा ना ही हानि। इसी तरह अब आइए जानते हैं छूट यानी डिस्काउंट क्या है। दुकानदार खरीदार को लुभाने के लिए अक्सर वस्तुओं के वास्तविक मूल्य पर कुछ छूट दिया करते हैं। जैसे आपने शर्ट पर 20% ऑफ, जीन्स पर 50% ऑफ, इस तरह के विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट जरूर देखे होंगे। अक्सर यह छूट वस्तु के वास्तविक मूल्य पर दी जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक फोन का वास्तविक मूल्य है 10,000 रुपए। ग्राहक को बेचते समय दुकानदार ने उसे 5% की छूट देकर बेचा। पता कीजिए दुकानदार ने वह फोन कितने में बेचा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम छूट पता करते हैं। चूंकि दुकानदार ने वास्तविक मूल्य पर 5% की छूट दी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि छूट बराबर 10,000 रुपए का 5% है। यानी कि छूट बराबर 5/100 गुना 10,000 रुपए बराबर 5 गुना 100 रुपए बराबर 500 रुपए। इस तरह विक्रय मूल्य बराबर वास्तविक मूल्य ऋण छूट बराबर 10,000 रुपए ऋण 500 रुपए बराबर 9,500 रुपए। तो आज हमने सीखा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि एवं छूट। पिछले वीडियो में हमने जाना कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं। आज हम देखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के कुछ रोचक उदाहरण। कंप्यूटर बनाने वाली किसी कंपनी से दुकानदार ने एक कंप्यूटर 29,540 रुपए में खरीदा और इसे एक ग्राहक को 37,468 रुपए में बेचा। तो बताइए दुकानदार को कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई? चूंकि दुकानदार ने एक कंप्यूटर 29,540 रुपए में खरीदा, इसलिए दुकानदार के लिए क्रय मूल्य होगा 29,540 रुपए। इस तरह दुकानदार ने वह कंप्यूटर एक ग्राहक को 37,468 रुपए में बेचा, इसलिए दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस होगी 37,468 रुपए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखकर क्या आप बता सकते हैं दुकानदार को लाभ हुआ है या हानि? सोचिए सोचिए। सही सोचा। चूंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, इसलिए दुकानदार को लाभ हुआ है। चूंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर 37,468 रुपए ऋण 29,540 रुपए बराबर 7,928 रुपए, इसलिए दुकानदार को 7,928 रुपए का लाभ हुआ है। अगला उदाहरण, प्रिया ने एक दुकान से एक फ्रॉक खरीदी। फ्रॉक की कीमत थी 340 रुपए, लेकिन दुकानदार ने उस पर 5% की छूट दी। यदि दुकानदार ने वह फ्रॉक 335 रुपए में खरीदी होगी तो दुकानदार को कितना लाभ या हानि हुई? यह दुकानदार के लिए क्रय मूल्य है 335 रुपए। दुकानदार ने फ्रॉक की कीमत 340 रुपए लगाई है, लेकिन प्रिया को फ्रॉक बेचते समय उसने 5% की छूट दी है। यह 5% की छूट का अर्थ है प्रत्येक 100 रुपए पर 5 रुपए की छूट, जिसका अर्थ हुआ 1 रुपए पर 5/100 की छूट। इसलिए 340 रुपए पर 340 रुपए गुणा 5/100 बराबर 17 रुपए की छूट दी जाएगी। यह फ्रॉक की कीमत से दी गई छूट को घटाकर फ्रॉक का विक्रय मूल्य पता किया जा सकता है। इस तरह से विक्रय मूल्य होगा 340 रुपए ऋण 17 रुपए बराबर 323 रुपए। अब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता है। इन्हें देखकर क्या आप बता सकते हैं दुकानदार को लाभ हुई है या हानि? सोचिए सोचिए। सही सोचा। चूंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है, इसलिए दुकानदार को हानि हुई है। इसलिए हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर 335 रुपए ऋण
₹323 बराबर 12 रुपए, यानी कि दुकानदार को 12 रुपए की हानि हुई है। अगला उदाहरण, एक साड़ियों का व्यापारी एक कंपनी से 200 साड़ियां खरीदता है। वह इन्हें 250 रुपए प्रति साड़ी के दर से बेचता है, जिससे उसे कुल 6,390 रुपए का लाभ होता है। यदि व्यापारी सभी 200 साड़ियां समान मूल्य से खरीदता है, तो उसने एक साड़ी कितने रुपए में खरीदी होगी? यह उदाहरण दिखने में बड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन है बड़ा आसान। आइए इसे हल करें। सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या दिया गया है और क्या पता करना है। उदाहरण से पता चलता है कि व्यापारी द्वारा खरीदी गई साड़ियों की संख्या 200 है। उसने इन्हें 250 रुपए प्रति साड़ी के दर से बेचा, यानी कि 200 साड़ियों का कुल विक्रय मूल्य बराबर 200 गुणा 250 रुपए है, यानी कि 50,000 रुपए है। उदाहरण में यह बताया गया है कि 200 साड़ियों को बेचने पर उसे कुल 6,390 रुपए का लाभ हुआ है और हमें पता करना है कि व्यापारी ने साड़ियों के लिए कितने रुपए चुकाए होंगे, यानी कि हमें व्यापारी द्वारा खरीदी गई साड़ियों का क्रय मूल्य पता करना है। सोचिए यह हम कैसे पता करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसलिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से लाभ को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 50,000 रुपए ऋण 6,390 रुपए बराबर 43,610 रुपए। इसलिए व्यापारी ने सभी साड़ियों के लिए 43,610 रुपए चुकाए होंगे। यदि सभी 200 साड़ियों का मूल्य 43,610 रुपए होगा, तो एक साड़ी का मूल्य बराबर सभी 200 साड़ी का मूल्य विभाजित साड़ियों की संख्या बराबर 43,610 रुपए विभाजित 200 बराबर 218.05 रुपए होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी 218.05 रुपए में खरीदी होगी। तो आज हमने देखे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के उदाहरण। आज हम देखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित मिथ्या धारणाएं और एक मजेदार सवाल। मिथ्या धारणा 1, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ बच्चे यह समझते हैं कि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि खरीदी गई वस्तु हमेशा ज्यादा कीमत पर बेची जाती है, जिससे कि लाभ हो। वे यह नहीं समझ पाते कि कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम कीमत पर भी बेची जा सकती है, जिससे हानि होती है। इस तरह से विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होता है, यह एक गलत समझ है। ऐसी कई स्थितियां हैं जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है। ऐसी कुछ स्थितियां इस प्रकार हैं। फल वाले ने एक किसान से 30 रुपए प्रति किलो की दर पे अनार लिए, लेकिन खरीदने वाले बहुत कम होने के कारण वह इन्हें बेच नहीं पाया। अतः उसने अनार को जैसे तैसे बेचने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने इनकी कीमत 25 रुपए प्रति किलो लगाई, यानी कि क्रय मूल्य से कम लगाई। दुकानदार अक्सर वस्तुएं बड़ी संख्या में मंगवाते हैं। कभी कभी इनमें से कुछ वस्तुएं खराब हो जाती हैं। ऐसी वस्तुओं को खरीदार नहीं मिल पाता, इसलिए दुकानदार ऐसी वस्तुओं को कम कीमत पर बेचने को तैयार हो जाते हैं। कभी कभी यह कीमत क्रय मूल्य से भी कम लगाई जाती है। इन स्थितियों के उपयोग से अब आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन 1 यह एक गलत जवाब है। सही जवाब है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा या छोटा या बराबर भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, एक दुकानदार 239 रुपए में एक किताब खरीदता है और इसे मनीष को 210 रुपए में बेचता है। इस स्थिति में दुकानदार के लिए किताब का क्रय मूल्य क्या होगा? कई बार क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इन नामों में उलझन के कारण बच्चे यह समझ लेते हैं कि दुकानदार ने जिस मूल्य से वस्तु खरीदी है वह विक्रय मूल्य है और उसने जिस मूल्य से वस्तु बेची है वह क्रय मूल्य है, लेकिन यह गलत समझ है। इस समझ से दिए सवाल का ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ यह है कि
दुकानदार जिस मूल्य से वस्तु खरीदता है वह दुकानदार के लिए क्रय मूल्य है और वह जिस मूल्य से वस्तु बेचता है वह उसके लिए विक्रय मूल्य है। इसी के साथ यह भी समझना जरूरी है कि यह दुकानदार के लिए 210 रुपए विक्रय मूल्य है, लेकिन मनीष दुकानदार से इसी कीमत पर किताब खरीद रहा है, इसलिए मनीष के लिए 210 रुपए क्रय मूल्य है। अब आइए एक मजेदार सवाल को हल करें। एक वस्तु के विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात 5:4 है। ज्ञात कीजिए उस वस्तु पर दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ होगा। क्या आपको पता है, कुछ सवालों को हम सूत्र के उपयोग किए बिना भी हल कर सकते हैं, जैसे हम इस उदाहरण को हल करेंगे। यह वस्तु के विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात बराबर 5:4 है, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 भाग है। चूंकि यहाँ न तो हमें क्रय मूल्य पता है न ही विक्रय मूल्य, इसलिए आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना जरूर कठिन प्रतीत हो रहा होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम सिर्फ समझ के आधार पर ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 5/4। अगर हम क्रय मूल्य बराबर 4 रुपए मानते हैं तो इसका अर्थ होगा विक्रय मूल्य बराबर 5 रुपए। इस तरह से लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर 5 ऋण 4 रुपए बराबर 1 रुपया। हम कह सकते हैं कि वस्तु के प्रत्येक 4 रुपए क्रय मूल्य पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, और इस तरह से लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100% बराबर 1/4 गुना 100% बराबर 25%। इस तरह आप कई उदाहरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज हमने देखी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित मिथ्या धारणाएं और एक मजेदार सवाल। अब्बा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों तारा? आप मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते, मेरे दोस्त को भी नहीं आने देते। मैं कितने दिनों से नानू से भी नहीं मिली। मुझे नानू की बहुत याद आ रही है, मुझे उनसे मिलना है अब्बा। ओ तारा, तुम घर में बोर हो रही हो ना? हाँ, एक तरीका है जिससे तुम बिना घर से निकले दूसरे शहर में अपने नानू से मिल सकती हो। कैसे कैसे अब्बा? 1 मिनट। ऐसे। हेलो बेटा, हेलो, कैसी है मेरी टिम टिम ताला? नमस्ते पापा, कैसे हैं आप? हाँ, हेलो बेटा, नमस्ते। नानू नानू, कैसे हैं आप नानू? अब्बा मुझे आपके पास ला ही नहीं ले, वो मुझे कहीं भी जाने नहीं दे ले। कल तो पिंकी की मम्मी आई थी घर पर, अब्बा ने उन्हें भी बाहर से ही लौटा दिया। उनको मुझे प्यार भी नहीं करने दिया। तारा को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है ना, पर मेरी समझदार तारा को पता है ना कि ये सब कुछ क्यों जरूरी है। बोलो तारा। हाँ नानू, पता तो मुझे है। अब्बा सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से बीमार किसी भी व्यक्ति के नजदीक आने से, उसे छूने से, हाथ मिलाने से, गले लगाने से या उसकी छुई हुई चीजों को छूने से हम भी बीमार हो सकते हैं। और तारा, इससे चेन बन जाती है, एक से दूसरे को, फिर दूसरे से तीसरे को, और थोड़े ही दिनों में ये सब जगह फैल जाती है। कोरोना वायरस की इस चेन को तोड़ने के लिए दूसरों से दूरी रखना बहुत जरूरी है तारा। और तारा को तो पता है इसे क्या कहते हैं, क्यों तारा? हाँ अब्बा, आपने बताया था इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। मतलब दूसरों से सुरक्षित दूरी, कम से कम 1 मीटर की दूरी। और तारा को ये भी पता है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, किसी को घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है? लॉकडाउन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूसरों से सुरक्षित दूरी कहाँ कहाँ रखनी है,
तारा को पता है ना? हाँ, मैं बताती हूँ। दवाई की दुकान, राशन, सब्जी, फल की दुकान, हॉस्पिटल, शेल्टर होम्स और रास्तों में जहाँ भी एक से ज्यादा लोग हैं, वहाँ दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी रखनी है। हाँ? और हाँ तारा, हमने टीवी पर भी देखा है कि हमारे धर्मगुरु बार बार लोगों से घर पर पूजा और इबादत के लिए कह रहे हैं, और यही सही है। क्यों तारा, सही है ना? हाँ, सबसे जरूरी यही बात है। घर से बाहर ही ना निकले तो एकदम सेफ रहेंगे। और अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना भी पड़े तो मास्क लगा कर जाओ और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहो। जैसे मैं सब्जी लेने जाता हूँ तो मैं मास्क पहन कर जाता हूँ और लाइन में सबसे 1 मीटर की दूरी पर खड़ा होता हूँ। अच्छा अब्बा, क्या हम एक ही मास्क बार बार पहन सकते हैं? नहीं तारा, नहीं। 6-8 घंटे में, या अगर मास्क गीला हो गया है तो उसे बदल देना चाहिए। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सर्जिकल मास्क ही पहने, घर में बने कपड़े के मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, हाथ अच्छे से साबुन पानी से धोकर ही मास्क पहनना। अच्छा नानू, आपकी देखभाल कौन कर रहा है? हम लोग तो इतनी दूर हैं। मेरी प्यारी तारा, तारा तुम चिंता मत करो। यहाँ मेरे पड़ोसी मुझे फोन करते रहते हैं, समझे? और जरूरत हो तो दवाई वगैरह दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। और तारा, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तो तुम घर मेरे पास आ ही सकती हो। तब तक तुम अपने घर से ही मुझे और अपने दोस्तों को फोन कर सकती हो, अपने अप्पा से अच्छी अच्छी बातें कर सकती हो, कहानियां सुन सकती हो। हाँ, और मैं अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ सकती हूँ, खेल सकती हूँ, गाना गा सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ और घर के कामों में अप्पा की मदद भी कर सकती हूँ। और पता है नानू, मेरी टीचर रोज रोज फोन पर जरूरी लेसन बता देती है, जिससे कि हमारी पढ़ाई भी लगातार चलती रहे। बहुत अच्छे तारा, बिल्कुल सही। मेरी प्यारी प्यारी टिम टिम ताला। ओके नानू, बाय, आई लव यू। बाय पापा। ओके बाय बाय, आई लव यू टू बेटा। घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आज हम किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। अमन के घर के पीछे एक चतुर्भुज आकार का खेत है। यदि उस खेत का विकर्ण D और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर बनाए गए लंब H1 और H2 हैं, तो क्या आप उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने में अमन की सहायता कर सकते हैं? स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। इस स्थिति में हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, परंतु अमन को चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र नहीं पता। आइए अमन की मदद करें। इस चतुर्भुज को देखकर आप क्या बता सकते हैं? हम देख सकते हैं कि विकर्ण BD चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों ABD और DBC में विभक्त करता है। अब सवाल यह है कि ये जानते हुए चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? क्योंकि चतुर्भुज 2 त्रिभुजों के संयोजन से बना है, तो क्यों न त्रिभुज ABD और त्रिभुज DCB के क्षेत्रफल का योगफल ज्ञात कर लिया जाए, जो कि चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब क्या आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बता सकते हैं? शाबाश! त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। यदि हम त्रिभुज ABD में देखें तो कह सकते हैं कि लंब AE त्रिभुज की ऊंचाई तथा BD त्रिभुज का आधार है, जिसकी मदद से हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल
इस सूत्र की मदद से ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब त्रिभुज ABD और DCB का क्षेत्रफल उपयोग करते हुए अतः हम कह सकते हैं कि किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई गुना सम्मुख शीर्षों के इस विकर्ण पर बनाए गए लंबों के योगफल के बराबर होता है। आज इस वीडियो में हमने किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आज हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। मोनू के घर में एक चतुर्भुज आकार की खिड़की है। कुछ बच्चे मोनू के घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे और गेंद लगने से खिड़की का शीशा टूट गया। मां की मार से बचने के लिए मोनू खिड़की के आकार का शीशा बनवाने दुकान जाता है, जहां दुकानदार मोनू को बताता है कि शीशे की प्रति वर्ग सेंटीमीटर कीमत 5 रुपए है। यदि खिड़की का आंतरिक विकर्ण 48 सेंटीमीटर है तथा सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर बनाए गए लंब 22 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर हैं, तो शीशा बनाने में कितना खर्च होगा? शीशा बनाने में कितना खर्च होगा? पिछली वीडियो में हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जान चुके हैं। प्रश्न से हम जानते हैं कि BD विकर्ण तथा AE और CF विकर्ण BD पर लंब हैं, जिससे इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। BD, AE तथा CF के मान प्रतिस्थापित कर आगे हल करने पर हमें खिड़की का कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है। चूंकि शीशे की प्रति वर्ग सेंटीमीटर कीमत 5 रुपए है, इसलिए आवश्यक शीशे की कुल कीमत 6000 रुपए होगी। आज इस उदाहरण की मदद से हमने देखा कि किस तरह हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित अपनी दैनिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल पर आधारित एक उदाहरण देखा। इस वीडियो में आज हम सामान्य चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित एक और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। शांतनु अपने मित्र के लिए एक चतुर्भुजाकार बर्थडे कार्ड बनाना चाहता है, जिसके माप कुछ इस प्रकार हों। यदि AD BD पर समकोण बनाता है, तो क्या आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यदि हम चित्र पर ध्यान दें तो पाएंगे कि हमें चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात नहीं है। क्या आप चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर उत्तर का मिलान करें। प्रश्न में यह सूचना दी गई है कि भुजा AD विकर्ण BD पर समकोण बनाती है, अतः त्रिभुज ABD
एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जा सकता है। AB तथा AD की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर प्रतिस्थापित कर हल करने में हमें भुजा BD का मान 35 सेंटीमीटर मिलता है, जो कि चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है। आइए अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त करें। अब हम जानते हैं कि BD चतुर्भुज का विकर्ण तथा AD व CM विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से लंब हैं, जिनकी मदद से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आज हमने चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित एक और उदाहरण देखा। उम्मीद है कि अब आपको इसकी अच्छी समझ हो गई होगी। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को न छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा।
आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।